Hello and welcome everybody to Solid State Physics lecture series. And in this lecture, we will discuss about Einstein's theory of lattice heat capacity. इससे पहले हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी को स्टडी करके आए हैं और लैटिस हीट कैपेसिटी गिवन बाय क्लासिकल थ्योरी फॉर ऑल सॉलिड्स एट ऑल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 3R, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी. ओके, और जो रिजल्ट हमारे सामने आया वो इस तरह के ग्राफ से हम कुछ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इस स्केल पे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ली है और इस स्केल पे हमने टेम्परेचर को लिया है और यहाँ कहीं 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर हमने कंसीडर किया है. और ये ग्राफ मुझे ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of lattice heat capacity, you can say it, that this CV is equals to 5.96 for all solids at all temperatures. Okay, और इस ग्राफ को अगर हम एनालिसिस करें ना तो आप ये देख भी रहे होंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हीट कैपेसिटी 5.96, यहाँ इस टेम्परेचर पे भी लैटिस हीट कैपेसिटी 5.96, इस रूम टेम्परेचर पे भी लैटिस हीट कैपेसिटी 5.96 और इससे आगे वाले जो टेम्परेचर हैं यानी हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड वट एवर यू कैन एज्यूम द रूम टेम्परेचर, तो इससे आगे वाले टेम्परेचर पे भी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5.96 ही बनी रहती है, 5.96 ही बनी रहती है. ओके, और ये जब क्लासिकल थ्योरी डेवलप की गई और ये सब मॉडल्स हमारे सामने लाए गए, ये 1819 के आसपास की बात है. और रूम टेम्परेचर या उसके आगे वाले टेम्परेचर के लिए बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हमारे पास थे उससे बहुत अच्छे एग्रीमेंट में ये कर्व था. लेकिन जब इस कर्व को इस थियोरेटिकल डेटा को एक्सपेरिमेंटली देखा गया और बिलो रूम टेम्परेचर चेक किया गया तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन या आर्सेनिक भी यहाँ था कि उनकी हीट कैपेसिटी रेगुलरली फॉल डाउन हुई टू द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर. द स्पेसिफिक हीट विल बी जीरो. सो ये बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट यहाँ से हमें मिला और क्लासिकल थियरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, है ना. और लगातार इस पे बातें होती रही, काम चलते रहे, मैथमेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, थियोरेटिकल, मैथमेटिकल तो कहना नहीं ठीक है, थियोरेटिकल काम चलते रहे और एक्सपेरिमेंट भी साथ साथ चलते रहे. तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, जबकि थियोरी तो ये कह रही है कि ये 5.96 होना चाहिए सभी सॉलिड्स के लिए सभी टेम्परेचर्स पर. ये समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो चली जाती है एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर. तो ये कहानी 80-90 साल या उससे भी ज्यादा आप लगाइए कि 1819 में ये थियरी आई बाय ड्यूलोंग एंड पेटिट और उसके बाद 1911 दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 100 years लेटर, 100 साल बाद आइंस्टाइन अपनी थ्योरी लेके आए और आइंस्टाइन ने इस फॉल डाउन को समझाया कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर घटने के साथ घटती है वो क्यों घटती है. इसको आइंस्टाइन ने 1911
में बताया और एक थियरी हमारे सामने रिप्रेजेंट की, और दैट इज नोन एज आइंस्टाइन थियरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। ओके, और 1911 की ये बात है जब आइंस्टाइन इस थ्योरी को लेके आए। इससे पहले थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दे दूं कि 1900 एग्जैक्टली 1900 में प्लांक ने अपना थियोरिटिकल वर्क था उसमें ये मान लिया था, कंसीडर कर लिया था कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट भी हो सकती है। यानी ये फाउंडेशन ईयर्स थे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। उससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स कहीं हमारे पिक्चर में नहीं था। यानी 1819 से और 1900 तक अप्रोक्सीमेटली 80 इयर्स हम इसी थियरी के ऊपर सोचते रहे, एक्सपेरिमेंट चलते रहे, थियोरिटिकल काम होता रहा, पर ये समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा था। क्लासिकली ये नहीं होना चाहिए था। क्लासिकली तो एनर्जी कंटिन्यूअस है, वो सब हम सीख के आए हैं, कैसे हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करें, एवरेज एनर्जी उससे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए हमने एनर्जी को कैलकुलेट की। पर 1900 में जब प्लांक्स ने एज्यूम किया कि एनर्जी डिस्क्रीट भी हो सकती है और वो फोटोन का कंसेप्ट हमारे सामने आया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1905 में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया बाय द यूज ऑफ प्लांक्स हाइपोथेसिस। ओके, और उन्होंने बताया कि किस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कि उसमें उन्होंने जो पार्टिकल नेचर है किसी भी लाइट का, जो क्योंकि उससे पहले लाइट को सब वेव्स मानते थे, जितने फिनोमिना में स्टडी करते थे, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब लाइट की ऐसी फिनोमिनाज थी जो वेव नेचर को इस्टेब्लिश कर रही थी, और हम ये मान के चल रहे थे कि लाइट इज अ वेव। बट जब प्लांक्स ने 1900 में अपना थियोरिटिकल वर्क दिया, और उसके बाद हम ये, हालांकि एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत बाद में, ये प्रूफ करने के बाद बहुत दिन बाद ये पता लगा कि हाँ, जो प्लांक्स ने सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था। और 1905 में आइंस्टाइन अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने आए, और उन्होंने प्लांक हाइपोथेसिस का यूज किया, और वो सब बातें, वर्क फंक्शन और जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होती है, वो सब बातें वहां उन्होंने एक्सप्लेन की, टाइम लैग को एक्सप्लेन किया, है ना। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आप उसे भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो मोमेंटम है वो P = h/λ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सब बातें वहाँ चल रही थी। उसके बाद जब ये बात क्लियर हुई कि हाँ, जो लाइट का नेचर है वो केवल पार्टिकल वेव नेचर ही नहीं, उसमें पार्टिकल नेचर भी है, और ये उन परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आप किन परिस्थितियों में लाइट को यूज कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में आप लाइट को यूज कर रहे हैं, कि वो अपना पार्टिकल नेचर यूज करेगी या फिर अपना वेव नेचर यूज करेगी। ये उन परिस्थितियों पर डिपेंड करता है जहां आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद 1911 में ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी, और उन्होंने बहुत सारा जो मटेरियल था, बहुत सारा जो एजम्पशंस थी, वो क्लासिकल थ्योरी की रखी, एक्सेप्ट वन थिंग, कि जो एनर्जी है 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी, कंटिन्यूअस तो वो क्लासिकल थियरी में मानी गई थी, वो डिस्क्रीट है।
क्योंकि इससे पहले ये काम हो चुका था। 1900 में प्लांक ने हाइपोथेसिस दिया, फिर 1905 में या 1906 का ये आइंस्टाइन ने वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाय द पार्टिकल नेचर, बाय द यूज ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसको एक्सप्लेन करके बताया कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होता है। तो वो सब नॉलेज हमारे पास था कि हाँ अब लाइट को आप एक पार्टिकल के फॉर्म में मान सकते हैं, हर पार्टिकल को हम फोटोन कहेंगे, हर फोटोन की एनर्जी h न्यू होगी, जितने फोटोन होंगे अगर n नंबर्स ऑफ फोटोन्स आते हैं पर सेकेंड पर मिनट, तो जो टोटल एनर्जी किसी भी मटेरियल के ऊपर फॉल आउट होगी वो NH न्यू होगी। ये सब बातें हमें पता थी, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी की जो एजम्पशंस थी, जो नॉलेज था, उसको भी यूज किया आइंस्टाइन ने, और जो मुख्य परिवर्तन, मुख्य जो मेन चेंज किया इस थियरी में, वो किया कि जो एनर्जी इस बार हम यूज करेंगे वो डिस्क्रीट होगी, ना कि वो कंटिन्यूअस होगी। तो इस बारे में मैं पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर रहा था। ये जो लेक्चर अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं बिहाइंड आइंस्टाइन्स थ्योरी, ओके। और अगले लेक्चर में हम डेफिनेटली मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे। तो एक लेक्चर ऐसा होता है कि हम उस थियरी के पीछे का फिजिक्स स्टडी करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उस थियरी का मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, फिजिक्स बिहाइंड दैट थ्योरी, okay, because we are all the student of physics, okay। so ऐसा आइंस्टाइन ने माना कि जो डिस्क्रीट होती है एनर्जी, वो लाइट की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट होती है, और उस एनर्जी का यूज करते हुए क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट उन्होंने यूज किया, और वो सब बातें फिर सेम रही, है ना, कि एटम्स हैं उनको हम 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान सकते हैं। अगर वहाँ n एटम्स हैं तो वो 3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो जाएंगे। हर ऑसिलेटर की एनर्जी ओमेगा होगी। आगे आप देखेंगे ये अजम्पशन जो थी ये अच्छी बात साबित नहीं हुई आइंस्टाइन थ्योरी में, और कुछ कमियां रह गई वहाँ, जिनको डिवाई ने यूज वापस शॉर्ट कमिंग आउटकम निकाली, और उससे फिर एक बेहतर थ्योरी हमारे पास आई, दैट इज डिवाइज थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। तो यहाँ वही सब लिखा है। तो लेट्स स्टडी दिस वन टाइम, okay। So Einstein in 1911 attempted to resolve the discrepancies of classical theory of specific heat by applying the Planck's quantum theory, और ये 1900 में हमारे पास आ चुकी थी। Einstein retained all the assumptions of the classical theory as such, except replacing the classical harmonic oscillator, which can have only discrete energy values, okay, replacing the classical harmonic oscillators, ओके उन्होंने क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्लेस किया और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ शायद कुछ छूटा है तो मैं थोड़ा सा इस लाइन को ठीक कर देता हूँ। एक्सेप्ट रिप्लेसिंग द क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय, यहाँ होना चाहिए बाय क्वांटम हार्मोनिक oscillators, quantum harmonic oscillators which can have only discrete energy। अब ये लाइन ठीक है, ओके। सो आइंस्टाइन ने ये बहुत बड़ा एक चेंज किया कि उन्होंने जो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स थे, जो उनको हम 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर अज्यूम करके चल रहे थे अपनी क्लासिकल थ्योरी में, उन्होंने उनको रिप्लेस किया बाय क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स व्हिच कैन हैव ओनली डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज, जो केवल डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज ही रख सकते थे, ले सकते। द सैलिएंट फीचर ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी आज लिस्टेड एज बिलो। व्हाट द फर्स्ट पॉइंट इज a crystal consists of atoms which may be regarded as identical and independent harmonic oscillators, okay। ये क्लासिकल थ्योरी का भी assumption था।
Second point, a solid consisting of n atoms is equivalent to 3n one dimensional harmonic oscillator, ऐसा हमने क्लासिकल थियरी में भी कहा था. Next, all the oscillators vibrate with the same natural frequency due to the identical environment of each. तो same natural frequency, that is omega naught, ऐसा भी हमने क्लासिकल थ्योरी में अजम्प्ट करके हम चले थे. तो यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, ये वही अजम्पशंस हैं जो क्लासिकल थ्योरी में भी माने गए थे. अच्छा, नेक्स्ट, द ऑसिलेटर्स आर क्वांटम ऑसिलेटर्स. ये वो चेंज है जो आइंस्टाइन ने किया. ओके, पहले 3 पॉइंट हम स्टडी करके आए, हालांकि वो वही है जो हम डिस्कस अभी तक कर रहे थे, लेकिन ये पॉइंट उन्होंने चेंज किया कि द ऑसिलेटर्स आर क्वांटम ऑसिलेटर्स and have discrete energy spectrum rather than the continuous one as for classical oscillators. Next, any number of oscillators may be present in the same quantum state. ये आपको बोस आइंस्टाइन्स स्टैटिक्स की याद दिला रहा होगा ये पॉइंट. फर्मी डिराक नहीं मानता इस बात को, फर्मी डिराक नहीं मानता इस बात को ना. तो ये स्टैटिक्स चूंकि आइंस्टाइन की थ्योरी थी, तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का आना डेफिनेटली, तो ये पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के ऊपर जरा इस स्केल को रख के देखना, इस पॉइंट को रख के देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बात सही है या गलत है. एनी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स मे बी रिप्रेजेंट इन द सेम क्वांटम स्टेट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द एटॉमिक ऑसिलेटर्स from an assembly of the system which are distinguishable or identifiable due to their location at the separate and distinct lattice sites and hence obey the Maxwell-Boltzmann distribution energies. Okay, Maxwell-Boltzmann distribution law of energy को ही यूज किया आइंस्टाइन ने, और उसी से उन्होंने फिर एनर्जी ऑफ अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्क्राइब किया. ओके, सो कंसीडरिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, द डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज ऑफ एन ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी न्यू आर गिवन बाय दिस. तो प्लैंक ने हमें समझा दिया था, ये तो 1900 में ही उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि जो लाइट एनर्जी है, एनर्जी केवल कंटिन्यूअस नहीं होती किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो डिस्क्रीट भी हो सकती है, और डिस्क्रीट एनर्जी इस फॉर्म की होगी, एच न्यू. इसको उन्होंने फोटोन कहा, और हर फोटोन की एनर्जी एच न्यू होगी, और जितने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास आएगी वो एन एच न्यू हो जाएगी. ठीक है, इसी एनर्जी को हम एन एच क्रॉस ओमेगा नोट भी लिख सकते हैं. आप 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो यही एनर्जी एन एच क्रॉस ओमेगा नोट बन जाएगी. एच ओवर 2 पाई हो जाएगा एच क्रॉस, और 2 पाई न्यू हो जाएगा ओमेगा नोट. ठीक है, ये फिर से उसी कारण से नेचुरल फ्रीक्वेंसी को लाने की वजह से, चूंकि सॉलिड जब हम स्टडी करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, इस कारण हम न्यू की जगह जनरली सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टडी करते हुए ओमेगा नोट को यूज करते हैं. ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेयर n कैन हैव एनी वैल्यू 0, 1, 2, 3, बट एक्चुअली यहाँ 0 होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 0 से तो फिर एनर्जी 0 ही हो जाएगी, तो 1 होना चाहिए, है ना. 1, 2, 3 कॉल्ड द क्वांटम नंबर. ठीक है, अच्छा, अब आइंस्टाइन यूज्ड वेव मैकेनिकल पिक्चर, not the particle, wave mechanical picture which gives the energy levels of a harmonic oscillator in this form. En is equals to n plus half h nu is equals to n plus half h cross omega naught. ये वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, ये पार्टिकल ट्रीटमेंट है. तो आइंस्टाइन ने जो अपनी स्पेसिफिक हीट थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया वो वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट था. तो वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट के अगर पार्टिकल नेचर यूज करेंगे तो इस तरह की एनर्जी आपको मिलेगी, वेव नेचर यूज करेंगे तो इस तरह की एनर्जी आपको मिलेगी. तो आइंस्टाइन ने जो यूज किया टू एक्सप्लेन द
स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, वो वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट को यूज किया। और वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट मॉडल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी किसी भी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो इस तरह की होगी, n+12 h न्यू। इसको फिर से हम इस तरह से लिख सकते हैं, n+12 h क्रॉस ओमेगा नॉट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो टू कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी, ये मेरे पास एनर्जी आ गई, ठीक है। हम फिर से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज करेंगे एनर्जीज, एवरेज एनर्जी निकालने के लिए। ओके, ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है और एवरेज एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी, चूंकि एनर्जी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू को आप डिफरेंट रखिए, 1 रखिए, 0 रखिए, यहाँ 0 हो सकता है, n यहाँ 0 हो सकता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ that n can have here 1 2 3 any values। यहाँ 0 इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर आप 0 रखेंगे तो जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी उसमें भी उसके पास एनर्जी होती है हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट। और ये क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल इस बात को नहीं मानती, क्लासिकल मैकेनिक्स इस बात को नहीं मानती कि अगर आप 0 एनर्जी स्टेट में हैं तो तब भी उसके पास कुछ हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास कुछ एनर्जी होगी, वो वाइब्रेट कर रहा होगा, वो वाइब्रेट कर रहा होगा। क्लासिकल थ्योरी इस स्टेटमेंट को नहीं मानती। क्लासिकल थ्योरी कहती है अगर 0 एनर्जी स्टेट में है, E0 आप इसे कह सकते हैं, तो उसकी एनर्जी 0 होनी चाहिए। पर देखिए ये जो फैक्टर आपके पास आता है, पुटिंग n इक्वल टू 0 हियर, हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट, ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है, एनर्जी के ऊपर क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है। अगर आप क्लासिकली 0 स्टेट की एनर्जी आप निकालें तो 0 आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थियरी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच। पर क्वांटम मैकेनिकली उसके पास जब एनर्जी n इक्वल टू 0 स्टेट में, तब भी उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है और वो वाइब्रेट कर सकता है इस एनर्जी के साथ, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट E0 वेयर n इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये फैक्टर हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट, ये क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है। तो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर को यूज किया और उसकी हेल्प से उन्होंने एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट किया। चूंकि एनर्जीज की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन n डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, है ना। जब भी हम यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल रहे हैं तो वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, अब वो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वो एक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। अच्छा, तो ये एनर्जी हुई और n की वैल्यू आप डिफरेंट रखिए, डिफरेंट आपको एनर्जी आएगी। किसी के पास 3/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट होगी, किसी के पास 5/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट होगी, किसी के पास 7/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट होगी, किसी के पास हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट होगी। तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हमारे पास हैं, जिनको हमने नंबर माना भी है कि 3n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं हमारे पास 1 डायमेंशनल। तो उनकी एवरेज एनर्जी कैसे निकाली जाए? तो एवरेज एनर्जी के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज लॉ को यूज किया गया और ये वाला एनर्जी हमें E एवरेज एनर्जी E बार से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है और वो होनी चाहिए समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी E n एक्सपोनेंशियल माइनस E n बाई KBT, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस E n बाई KBT। और इस बात का जिक्र मैं आपको पिछले लेक्चर में भी कर चुका हूँ कि हमने यहाँ साइलेंटली इंटीग्रेशन को समेशन से रिप्लेस कर दिया है। रीजन बिकॉज एनर्जी इस बार कंटिन्यूअस नहीं है, एनर्जी डिस्क्रीट है। या तो आप n इक्वल टू 0 रखें, हाफ मिलेगा, n इक्वल टू 1 रखें, अगली एनर्जी जो आपको मिलने वाली है वो 3/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट है, यानी हाफ h क्रॉस ओमेगा नॉट और 3/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट, इनके बीच में कोई एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एनर्जी वैल्यू। आगे अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 to the 4 + 1 5/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट,
अब 3/2 और 5/2 h क्रॉस ओमेगा नोट के बीच में, इन दो एनर्जी वैल्यूज के बीच में आपके पास कोई अलग एनर्जी वैल्यूज नहीं है, तो एनर्जी डिस्क्रीट है। और डिस्क्रीट एनर्जी होने की वजह से हमने यहां से इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर दिया है बाय समेशन, क्योंकि अब तो हमें सम करना है। फर्स्ट एनर्जी, सेकंड एनर्जी, थर्ड एनर्जी, फोर्थ एनर्जी, पहले ऑसिलेटर की एनर्जी, दूसरे ऑसिलेटर की एनर्जी, तीसरे ऑसिलेटर की एनर्जी, चौथे ऑसिलेटर के, सबको सम अप करना है। तो सम अप करने के लिए जब डिस्क्रीट है वैल्यूज तो हम समेशन यूज कर रहे हैं, जब कंटिन्यूअस होती है एनर्जी तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। ओके, तो ये बाकी वही फॉर्मूला है, ये En एक्सपोनेंशियल माइनस En/kBt exponential summation n equal to 0 to infinity exponential minus En/kBt. Okay, and this is my equation number 3. This is my equation number 3. Okay, अब En की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे और En की ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है n+1/2 h क्रॉस ओमेगा नॉट, इसको यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, और इस तरह की वैल्यूज मुझे मिल जाती हैं। ये यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 into equation number 3 we have average energy of one-dimensional harmonic oscillators is given by summation n equals to 0 to infinity n+1/2 h cross omega naught. This is the value of En exponential minus n+1/2 h cross omega naught by kBt over summation n equal to 0 to infinity exponential minus n+1/2 h cross omega naught over kBt. ठीक है। अच्छा, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अब ये मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं। अब ये फिजिक्स अप्रोक्सीमेटली आपको थोड़ा सा जानने को मिलेगा इस टॉपिक के एंड में। अब ये मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से ये केवल मैथमेटिक्स है, यहाँ फिजिक्स नहीं है। तो कुछ फिजिक्स आएगा बीच में, उसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे और लास्ट में डेफिनेटली हम इसको देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे की वैल्यूज को। ठीक है। अच्छा, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो माइनस एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी है, ये फंक्शन एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी, और ये माइनस, इस माइनस के साथ माइनस एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी, और यहाँ देखिए माइनस एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी, ये इसको मैं एक्स कह रहा हूं और ये रिप्लेस कर रहा हूं इस इक्वेशन में। तो एवरेज एनर्जी को किस तरह से लिख सकते हैं, एक बात दूसरी साथ साथ लेके चलेंगे कि जो एच क्रॉस ओमेगा नोट है, ये चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए ये समेशन से बाहर आ जाएगी, समेशन से बाहर आ जाएगी क्योंकि समेशन केवल एन के लिए है, एच क्रॉस ओमेगा नोट के ऊपर नहीं है। एन बाहर नहीं आ सकता क्योंकि एन के ऊपर समेशन है। सो एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n+1/2 एक्सपोनेंशियल, और फिर से मैं बता दूं आपको कि एक्सपोनेंशियल कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं, ई टू द पावर है, ई टू द पावर है। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल, चूंकि माइनस को हमने एज्यूम कर लिया, एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी को एज्यूम कर लिया, और मेरे पास यहाँ बचता है n+12 और x, चूंकि ये पूरी क्वांटिटी क्या है, x, ये पूरी क्वांटिटी क्या है, x। ठीक है, तो इसको मैंने x का एज्यूम कर लिया, तो ये मैंने x लिख दिया। ठीक है, ऐसे मैंने नीचे किया, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, ये माइनस एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई केबीटी, इसको x लिख दिया, तो यहाँ जो फंक्शन बना वो ये रहा, एक्सपोनेंशियल n+12 एंड x, ये हो गया। अच्छा, अब आप जरा n की वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं। एच क्रॉस ओमेगा नोट ऑलरेडी बाहर है, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, और वही वैल्यूज यहाँ भी जाएंगी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी होगा, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और देखते हैं हमारे पास किस तरह का एक्सप्रेशन बनता है। E एवरेज इज इक्वल्स टू एच क्रॉस ओमेगा नोट, ये रहे दोनों टर्म्स,
अब देखिए n की वैल्यू 0 जब यहाँ रखते हैं तो यहाँ मेरे पास बचता है हाफ, तो ये रहा हाफ। n की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल हाफ x, और एक्सपोनेंशियल मैंने आपको बताया क्या है, e टू द पावर, और x और हाफ यहाँ बचा, चूंकि n तो 0 हुआ तो x/2, ये रहा x/2। ठीक है, अब n की वैल्यू को जरा 1 रखिए तो 2 1 जा 2 + 1 3/2। ओके, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 3/2 एंड x, तो 3/2x ये रहा। फिर 5 रखेंगे, सॉरी फिर 3 रखेंगे n की वैल्यू, तो मेरे पास बनेगा 5/2 e एक्सपोनेंशियल 5x/2, और आगे भी ऐसे टर्म्स हम लिख सकते हैं। आगे क्या टर्म आना चाहिए, 7/2, देखिए 1/2 3/2 5/2, अगला टर्म क्या होगा 7/2, x/2 3x/2 5x/2, अगला टर्म क्या होना चाहिए 7x/2। तो इस तरह ये सीरीज चलती रहेगी। सिमिलरली जब डिनोमिनेटर के टर्म में हम n की वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यूज कुछ इस तरह की बननी चाहिए। n = 0 के लिए एक्सपोनेंशियल x/2, क्योंकि ये x और ये /2, ठीक है, और ये x/2। फिर n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 + 1 3/2, तो ये रहा 3/2x। फिर n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये रहा 5/2x। तो इस तरह की ये सीरीज मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब h×ω0 तो बाहर है ही, इस पूरी वैल्यू को ये और ये h×ω0 को छोड़कर, ये मैंने यहां लिख दिया है h×ω0, ठीक है। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, d/dx log of e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर 3x/2 प्लस e टू द पावर 5x/2 प्लस अप टू। क्या नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। कैसे, इसको मैं अलग से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे हम इस पावर को लिख सकते हैं। वैसे ये कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरह से हम इस पावर को इस तरह से लिख सकते हैं। इस स्टेप के बाद हमने अचानक ये स्टेप कैसे लिख दिया, ये एक्सप्लेन अभी आपको किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि इसका d/dx करके ये आ जाना चाहिए। h×ω0 यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इससे मेरा मतलब नहीं है। इसका d/dx करने से मुझे ये मिलना चाहिए, ये देखिए, मैं इसको अलग से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। मेरा टारगेट है d/dx ऑफ ln e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर 3x/2 प्लस e टू द पावर 5x/2 एंड प्लस अप टू। इस सीरीज को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, d/dx ऑफ ln ऑफ दिस, अगर ये x होता पूरा, ठीक है, तो d/dx ऑफ log x क्या होना चाहिए था, 1/x, क्योंकि ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं d/dx ऑफ log x, रिजल्ट इज 1/x। तो ये पूरा का पूरा आप किसकी जगह मान के चलिए, x की जगह। तो जब इस फंक्शन का d/dx होगा तो क्या आएगा, 1/e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर 3x/2 प्लस e टू द पावर 5x/2 एंड प्लस अप टू। ये सीरीज चलती रहेगी। और फिर d/dx होगा किसका, इस पूरे फंक्शन का, e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर 5x/2 प्लस e टू द 3x/2 सॉरी 5x/2 प्लस अप टू, ये हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर तो सेम रहा, 1/दिस डिनोमिनेटर इज सेम। जब d/dx करूंगा मैं e टू द पावर x/2 का, तो एक बार तो ये जो का तो आएगा e टू द पावर x/2, और d/dx किसका होगा यहाँ, इस पावर का x/2। फिर सिमिलरली इस फंक्शन के साथ होगा, एक बार ये फंक्शन जो का तो आएगा e टू द पावर 3x/2, और d/dx किसका होगा 3x/2। सिमिलरली इस फंक्शन के साथ होगा, एक बार ये फंक्शन जो का तो e टू द पावर 5x/2 एंड d/dx होगा 5x/2, और ये आगे भी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। अब 1/ जो डिनोमिनेटर में है वो सेम रहा, e टू द पावर x/2 सेम रहा, d/dx ऑफ x/2
क्या आ जाएगा 1/2 प्लस e टू द पावर 3x/2 सेम रहा, d/dx करेंगे 3x/2 का तो मुझे मिलेगा 3/2 और e टू द पावर 5x/2 सेम रहा, d/dx 5x/2 का करेंगे तो मुझे यहाँ मिलेगा 5/2 और ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए जरा, दिस इम्प्लाइज ये क्या हुआ, हाफ को पहले लिखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर है e टू द पावर x/2, फिर इसमें भी ऐसे ही करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर पहले 3/2 e टू द पावर 3x/2 प्लस 5/2 e टू द पावर 5x/2 एंड प्लस अप टू और जो डिनोमिनेटर में उसको लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर 3x/2 प्लस e टू द पावर 5x/2 एंड प्लस अप टू, ये सीरीज आगे भी चलते। तो जरा देखिए, तो ये रिजल्ट, ये न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं, 1/2 e टू द पावर x/2 प्लस 3/2 e टू द पावर 3x/2 प्लस 5/2 e टू द पावर 5x/2, ये 1/2 e टू द पावर x/2 प्लस 3/2 e टू द पावर 3x/2 प्लस 5/2 e टू द पावर 5x/2, ये रहा। डिनोमिनेटर को चेक करें, e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर 3x/2 प्लस e टू द पावर 5x/2 प्लस ये रहा e टू द पावर x/2 e टू द पावर 3x/2 e टू द पावर 5x/2। तो डेफिनेटली ये जो फंक्शन है इसको मैं ये लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ ln e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर 3x/2 प्लस e टू द पावर 5x/2, और हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन था, ये h क्रॉस ओमेगा नोट हाफ e टू द पावर x/2 प्लस 3/2 e टू द पावर 3x/2 प्लस 5/2 e टू द पावर 5x/2 प्लस अप टू ओवर e टू द पावर x/2 प्लस e टू द पावर 3x/2 प्लस e टू द पावर 5x/2 प्लस अप टू, इस पूरे फंक्शन को मैं ये लिख दिया, h क्रॉस ओमेगा नोट सेम d/dx ln ऑफ e टू द पावर x/2 e टू द पावर 3x/2 प्लस e टू द पावर 5x/2। अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि किस तरह से इस फंक्शन को मैं ये लिख सकता हूँ या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। ठीक, अच्छा, h क्रॉस ओमेगा नोट सेम, d/dx सेम, ln सेम, इस पूरे फंक्शन में से अगर आप देखें e टू द पावर x/2 यहाँ भी कॉमन है, e टू द पावर x/2 यहाँ भी कॉमन है, e टू द पावर x/2 यहाँ भी कॉमन है, सब में से आगे जो टर्म आएगी e टू द पावर 7x/2 वहाँ से भी e टू द पावर x/2 कॉमन आ सकता है। तो मैंने इस पूरे अंदर वाले टर्म में से e टू द पावर x/2 कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा 1, चूंकि ये कॉमन चला गया, यहाँ क्या बचेगा e टू द पावर x, दोनों को ऐड करें पावर को, x/2 प्लस x गिव्स यू 3x/2, यहाँ बचेगा e टू द पावर 2x, ऐड करें पावर को, 2x प्लस x/2 गिव्स यू 5x/2, ओके, एंड प्लस अप टू। ठीक है, और मैं यहाँ लॉग के एक रूल का, एक लॉ का यूज करने वाला हूँ, और वो लॉ क्या होता है, वो लॉ होता है ये कि आपने पढ़ा भी होगा, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो log mn ऐसे मैंने लिखा हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m प्लस log n, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इस रूल का मैं यूज करना, यानी दो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में लिखूं log के अंदर, उनको मैं प्लस में लिख सकता हूँ अलग अलग करके, log m और log n। तो मैं इसी रूल का यूज करने वाला हूँ यहाँ, और ये दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई में e टू द पावर x/2 और ये ब्रैकेटेड फंक्शन 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x प्लस अप टू, इन दोनों को मैं log के फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ और log m प्लस log n की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये m की जगह है यहाँ और ये पूरा n की जगह है। तो h क्रॉस ओमेगा नोट d/dx सेम, यहाँ log का रूल यूज किया, log ln e टू द पावर x/2 प्लस, ये प्लस किसकी वजह से आया है, उस log वाले रूल की वजह से, log 1 प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x प्लस अप टू, ओके। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x/2, ये फिर से मैं एक log के नियम का यहाँ यूज कर रहा हूँ, और ये नियम ये है कि अगर log
e टू द पावर m हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ m log e, और log e की वैल्यू 1 होती है तो ये m के इक्वल हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास log e टू द पावर m है e बेस पर, ठीक है, ln भी वही है, इसको ln भी लिखा जा सकता है, ln से कंफ्यूज मत हो जाना कि ln क्या है, ln log e ही है, ठीक है। अच्छा, log e टू द पावर m है तो ये पावर यहाँ आ जाती है m log e, और log e की वैल्यू 1 होती है तो इस वैल्यू आ जाती है मेरे पास m। इसी रूल को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो x/2 पावर है, x/2 को मैंने यहाँ लिखा, log e हुआ, log e की वैल्यू आप जानते हैं 1 हो जाती है, और ये पूरा फंक्शन माइनस के साथ ln 1 माइनस e टू द पावर x लिख सकता हूँ मैं इसे। रीजन ये है कि इस पावर को, इस फंक्शन को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये मिलने वाला है। इस फंक्शन को जब आप एक्सपेंड करेंगे e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर x वाले को, तो ये मिलने वाला है। तो इस पूरे फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ माइनस इस साइन की वजह से माइनस हुआ, ये नहीं तो प्लस था यहाँ, तो इस माइनस ln 1 माइनस e टू द पावर x, इस फंक्शन को आप एक्सप्लेन कीजिए, आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो जो एवरेज एनर्जी का अभी मेरे पास जो फॉर्मेशन है, जो रूप है मेरे पास, वो ये है h क्रॉस ओमेगा नोट d/dx x/2 ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इस फंक्शन को मैंने लिख दिया माइनस ln 1 माइनस e टू द पावर x। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, बाकी कुछ नहीं रहा। तो मैं करने जा रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखिए, डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx करेंगे इस फंक्शन का, आप याद रखिएगा चूंकि वो नेक्स्ट पेज है। तो इस फंक्शन का जब d/dx हम करेंगे इस फंक्शन का, तो देखिए सोचिए कि ln e तो 1 हो गया, d/dx करेंगे x/2 का तो यह आ जाएगा 1/2, d/dx ऑफ x/2 गिव्स यू 1/2, और जब d/dx करेंगे ln 1 माइनस e टू द पावर x का, तो ये एक बार तो नीचे आएगा फंक्शन, क्योंकि log x 1/x होता है, और दूसरी बार हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां से मुझे क्या मिलने वाला है, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, लेकिन ये माइनस भी आएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्वांटिटी जो की त्यों रहेगी h क्रॉस ओमेगा नोट। तो देखिए, ये क्वांटिटी मेरे पास जो की त्यों रही h क्रॉस ओमेगा नोट, x/2 का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 माइनस log 1 माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ 1/1 माइनस e टू द पावर x, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस e टू द पावर x। इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस। h क्रॉस ओमेगा नोट सेम, 1/2 सेम, और ये फंक्शन बन जाएगा मेरे पास अब e टू द पावर x ओवर 1 माइनस e टू द पावर x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? आप इस बात को ऐसे समझ लें कि मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया। तो जब न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर x से e टू द पावर x कटेगा, क्या मिलेगा 1, और डिनोमिनेटर में जब ऐसा करेंगे तो 1/e टू द पावर x आएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस x जब ऊपर जाएगा, और e टू द पावर x से e टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, h क्रॉस ओमेगा नोट 1/2 इस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है, जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो इस टर्म का करना है। और मॉडिफिकेशन कैसे करना है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह e टू द पावर x से डिवाइड करना है। तो जब न्यूमरेटर में मैं करूंगा तो e टू द पावर x से डिवाइड करूंगा तो e टू द पावर x से e टू द पावर x कटेगा, क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट 1, ये रहा वो 1। अब सुनिए, यहां जब मैं डिनोमिनेटर में डिवाइड करने जाऊंगा तो 1/e टू द पावर x होगा, तो जब इस e टू द पावर x को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा इस 1 के साथ, तो ये बनेगा e टू द पावर -x, पावर अपोजिट हो जाएगी, ये माइनस जो का तू रहा ये, और e टू द पावर x को जब मैं e टू द पावर x से डिवाइड करूंगा तो यहां मुझे मिलेगा 1, ठीक है, ये हुआ। और h, ये जो x की वैल्यू है इसको हम ये सपोज करके चले थे, x की वैल्यू माइनस के साथ h क्रॉस ओमेगा नोट बाई kbt, ये हम सपोज करके चले थे। तो ये वैल्यू मैं वहां पुट करने जा रहा हूं, तो यहां वैल्यू पुट की, वो माइनस के साथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा,
ये x की जो वैल्यू है वो माइनस के साथ है, और यहाँ भी जो मेरे पास x है वो भी माइनस के साथ है, तो वो माइनस और ये माइनस मुझे देगा पॉजिटिव। h क्रॉस ओमेगा नोट 1/2, ये इस टर्म में कोई चेंज नहीं है, मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ x की, और x की वैल्यू मुझे पता है माइनस h क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT है, उस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वैल्यू मैंने रख दी x की h क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT एंड -1। ठीक है, अब मैं इस h क्रॉस ओमेगा नोट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ इस ब्रैकेट में, तो जो E एवरेज, जो एवरेज एनर्जी मेरे पास आएगी वो आ जाएगी हाफ h क्रॉस ओमेगा नोट, चूंकि इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी हाफ h क्रॉस ओमेगा नोट, प्लस इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो न्यूमरेटर में इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो h क्रॉस ओमेगा नोट, नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास है एक्सपोनेंशियल h क्रॉस ओमेगा नोट बाई KBT एंड -1। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4 विच गिव्स मी द एवरेज एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक oscillators, and actually these are quantum harmonic oscillators. Okay, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का स्पेसिफिक हीट में तो कंट्रीब्यूशन आएगा ही आएगा, पर पर्टिकुलरली मैं इस इक्वेशन को इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है ना, ये आपको जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे, टी की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, फिर भी उस हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास एनर्जी है, फिर भी उस हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास एनर्जी है। इसलिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हूं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि हालांकि इस टर्म का स्पेसिफिक हीट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाने वाला, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब जीरो होगा टेम्परेचर, जब भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करोगे तो dy/dt करोगे तो t वाली टर्म इसके साथ है नहीं, तो ये वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हालांकि स्पेसिफिक हीट में इस टर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर पर भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास कुछ थोड़ी अमाउंट में एनर्जी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन के हेल्प से, इक्वेशन नंबर 4 की हेल्प से, चूंकि ये एवरेज एनर्जी है वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, और मेरे पास टोटल कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं? 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक्चुअली मेरे पास n नंबर है 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, लेकिन मैंने वो एज्यूम किए हुए हैं 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी को हम निकालेंगे, एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी इतनी, तो 3n ऑसिलेटर की कितनी, सो 3n से मल्टीप्लाई किया, सो 3n इंटू एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, 3n से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो इक्वेशन है E वाली, ये मुझे मिली 3/2 NH क्रॉस ओमेगा नोट प्लस 3NH क्रॉस ओमेगा नोट ओवर e टू द पावर h क्रॉस ओमेगा नोट ओवर KBT -1। ठीक है, तो ये इक्वेशन मुझे देती है द टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल और दैट सॉलिड in which we assume there are 3n वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसके बाद की कहानी, इसके बाद की चर्चा हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इस लेक्चर का जो आउटकम है वो ये होना चाहिए, पहली बात कि आइंस्टाइन ने जो क्लासिकल थ्योरी का अजम्पशन था कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उनको क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर माना, और जो उससे रिजल्ट आया वो ये हुआ कि एनर्जी अब कंटिन्यूअस नहीं रह गई है, एनर्जी अब डिस्क्रीट हो गई है, और उन्होंने वेव मैकेनिकल
ट्रीटमेंट यूज किया टू ड्राइव दिस एक्सप्रेशन। और सेकंड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर पे भी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स या मैं कहूँ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। ये आप इसके आउटकम समझ सकते हैं। इस तरह के मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आगे के लेक्चर में हम करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ एंड विल मीट यू इन टू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।